एक आदमी परफेक्ट जिंदगी जी रहा था। बढ़िया घर, परिवार, बच्चे, और उससे ये सब छीन लेता है एक लैंप। ये कहानी सच हो या ना हो, ये पर्दा उठाती है हमारे अपने दिमाग की ग्लिचेस से, जो हम सब भी कुछ हद तक कभी ना कभी महसूस करते हैं। मैं आज आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने वाला, इन ग्लिचेस की साइंस को भी गहराई में समझेंगे। पर पहले हमें कहानी को इस शख्स की नजरों से देखना होगा। कहानी शुरू होती है निक से। निक है ह्यूस्टन में रहने वाला पतला दुबला 60 केजी का फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट। समर्स का एक दिन था। निक वापस अपने फ्लैट जा रहा था। आने वाले एग्जाम्स की टेंशन में वो फुटपाथ की जगह रोड पे चलने लगा था। पीछे से एक गाड़ी उसे हॉर्न देती है। हॉर्न सुनते ही वो उसी वक्त फुटपाथ पे चला जाता है, बट इस ड्राइवर के लिए शायद इतना काफी नहीं था। वो गाड़ी से बाहर निकलता है एक 6 फुट 5 इंच का लगभग 140 केजी का एक अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर, और सीधे निक पे चिल्लाना शुरू। निक माफी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इतना समझदार वो होता तो इतनी सी बात पे लड़ने आता ही क्यों। उसे निक में दिखा एक पंचिंग बैग, और इस पंचिंग बैग को उसने दिया एक सॉलिड राइट हुक। अब निक थोड़ी उड़ान भरते हैं और क्रैश लैंड होते हैं फुटपाथ के कंक्रीट पे बेहोश। कुछ वक्त बाद निक की आंखें खुलती हैं। कहीं दूर से एक लड़की की आवाज आ रही थी, और फिर उसके सामने आती है हैना, अ गॉर्जियस ब्लू आइड गर्ल। वो पूछती है, तुम ठीक हो, और अपना हाथ देती है। ठीक तो वो कैसे होता, बट उसके सामने ये दिखाता कैसे। एकदम खड़ा होता है और बोलता है, यस ऑफ कोर्स आई एम ओके। पर टांगे अब भी कांप रही थी। हैना ने स्माइल करके कहा, ऑफ कोर्स आई बिलीव यू। जरा देर दोनों बात करते हैं और उसे पता चलता है कि हैना भी सेम कॉलेज में ही है। अब निक इस एक ही मुलाकात में हैना को अपनी सोलमेट मान चुका था, और अगले कुछ महीनों तक वो उसे मिलने की और डेट पे ले जाने की कोशिश करता रहता है। आखिर हैना उसे एक मौका दे ही देती है। 2 साल तक वो लोग डेट करते हैं, और फिर शादी। फिर जल्द ही दे वेलकम द फर्स्ट चाइल्ड, अ गर्ल, और उसके 1 साल बाद दे सेकंड किड, अ बॉय। निक की जॉब काफी हाई पेइंग थी, और हैना डिसाइड करती है कि वो हाउसवाइफ बन के फैमिली का ध्यान रखेगी। ह्यूस्टन के एक पॉश सबर्ब में वो बहुत ही सुंदर घर खरीदते हैं। फ्रेंडली नेबर्स, काम पे परफेक्ट कॉलीग्स, बच्चों के साथ टाइम बिताना, शाम को फुटबॉल एंड फैमिली मूवीज, संडे को चर्च एंड फैमिली आउटिंग्स। लाइफ इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती थी। दे वर लिविंग एन अमेरिकन ड्रीम। पर अब सब बदलने वाला था। एक परफेक्ट संडे शाम थी। हैना पेंटिंग कर रही थी, बच्चे यार्ड में खेल रहे थे, और निक फुटबॉल गेम देख रहा था। एकदम से निक की नजर सामने रखे लैंप पर जाती है। लैंप कुछ धुंधला सा दिख रहा था, और उसकी डायमेंशंस भी कुछ गलत थी, जैसे एक ड्रीम सीक्वेंस हो। निक चारों तरफ देखता है, लैंप के सिवा सब कुछ ठीक दिख रहा था। अब ये देख वो हैरान तो था, पर उसे लगा ये सब थकान का असर है। गेम खत्म करके अब वो सोने जा रहा होता है, और एक बार फिर लैंप को देखता है। अब भी गलत। लगता है थकान कुछ ज्यादा ही है। वेलकम टू द 30s, ये बोल के मुस्कुराता हुआ वो बेडरूम चला जाता है। रात को एकदम से उसकी नींद खुलती है, और वो सोचता है, अरे मैंने दरवाजा लॉक किया था क्या। वो नीचे जाता है, सब सही था, दरवाजा लॉक्ड ही था। बेडरूम वापस जाते हुए एक बार फिर से उसकी नजर लैंप पे पड़ती है। लाइट्स बंद थी, पर वो लैंप अब भी दिख रहा था, वैसा ही धुंधला, डायमेंशंस और गलत। अब वो चाह के भी इसे अनदेखा नहीं कर पाता। उस लैंप के सामने कुर्सी लगा के बैठता है और बस देखता रहता है। रात से सुबह हो जाती है, और सुबह से शाम। हैना ये सब देख रही थी। पहले उसने भी नजरअंदाज किया, पर अब परेशान थी। वो बार बार निक से बात करने की कोशिश करती, और उसे जवाब भी मिलता, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। पर जवाब देते हुए भी निक की नजरें लैंप से नहीं हटती। अब निक ने खाना पीना भी बंद कर दिया था, और हैना की परेशानी अब पैनिक में बदल चुकी थी। वो बच्चों को अपने पेरेंट्स के घर छोड़ आती है, और फिर कॉल करती है निक के फ्रेंड्स और मेडिकल हेल्प को। लोग आते हैं और निक से बात करने की कोशिश करते हैं। निक की तरफ से कोई जवाब नहीं। वो जैसे कि एक ट्रांस में था, और उसे ये आवाजें सिर्फ धुंधली सुनाई दे रही थी। इन धुंधली आवाजों के बीच में निक के नजरिए में अब ये लैंप ऐसे बदल रहा था जैसे पिघल रहा हो और उल्टा हो चुका था। अब ये लैंप बड़ा होता है, फिर और बड़ा, फिर थोड़ा और। अब ये ऐसे बढ़ जाता है कि सब लाल हो गया था। अब ये लाल निक का पूरा नजरिया समा लेता है। ये लैंप झूठ है, ये घर झूठ है, हैना झूठ है, मेरे बच्चे झूठ हैं, और फिर दर्द, बर्दाश्त के बाहर दर्द, और अब अंधेरा। निक की आंखें खुलती हैं। वो कंक्रीट पे पड़ा हुआ था, जख्मी, और उसके चारों तरफ लोग थे। कोई पानी लेके खड़ा था, कोई उससे पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। इतने में एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे उठा के अपनी गाड़ी की बैक सीट में रखता है।
निक पूछता है मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कहाँ हैं? ऑफिसर उसकी तरफ चौंक के देखता है, जरा रुक के बोलता है मैं एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। पर ये तो निक का सवाल था ही नहीं। एकदम कंफ्यूज निक कार के रियर व्यू मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। शॉक, वो जवान दिख रहा था। फिर नजर अपने हाथों पे जाती है, कोई वेडिंग रिंग नहीं। पैनिक, शॉक, डर, सारे नेगेटिव इमोशंस एक साथ और एकदम उसे जकड़ लेते हैं और फिर उसे होता है सच का एहसास। जो 10 साल उसने जिए उन्होंने कभी एक सांस भी नहीं ली थी। वो सब उसके दिमाग ने रचे थे उन कुछ मिनट्स में जहां वो बेहोश था। ये कहानी पोस्ट हुई थी रेडिट पे 2012 में एक थ्रो अवे अकाउंट से। इस पोस्ट में कोई नाम नहीं है जैसे निक या हैना और कुछ खास डिटेल्स नहीं है, बस ये एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है इस कहानी को आपके लिए एंगेजिंग बनाने के लिए। अब इसे सच या झूठ साबित करना इस वीडियो का पॉइंट नहीं है और ना मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है। इसका पॉइंट ये है कि लोग आज भी 14 साल बाद इसे बस एक थ्रिलर बोल के डिसमिस नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिर्फ निक की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे अपने दिमाग के बिल्ट इन बग्स की। आपका दिमाग एक कैमरा नहीं है, वो रियलिटी रिकॉर्ड नहीं करता, वो उसे प्रिडिक्ट करता है। हर एक पल आपका दिमाग अंदाजा लगा रहा है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, मेमोरी के आधार पर, पैटर्न्स के आधार पर, तजुर्बे के आधार पर। इन प्रिडिक्शंस को वो लगातार आपकी बॉडी को भेजता रहता है। इसे कहते हैं टॉप डाउन प्रिडिक्शन। घर की सीढ़ियों से उतरते हुए क्या आप हर स्टेप देखते हो? अक्सर तो अपने फोन पे होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी एक प्रिडिक्टेड मॉडल है तजुर्बे के आधार पर। अब प्रिडिक्शंस तो सच्चाई का बेस्ट गेस ही हैं, गलत भी हो सकती हैं। मान लो इस प्रिडिक्शन में एक स्टेप एक्स्ट्रा है। आखिरी कदम रखते हो सीढ़ी समझ के, पर पैर लगता है जोर से जमीन पर। बॉडी को एहसास होता है प्रिडिक्शन एरर का और दिमाग को मैसेज भेजती है यू बेटर अपडेट द मॉडल। और इन्हें कहते हैं बॉटम अप सेंसेस, जो आपके टॉप डाउन प्रिडिक्शंस को चेक में रखती हैं। दोनों मिलके काम करें तो आप सही दुनिया में हो। अब मान लो आपकी बॉटम अप सेंसेस शट हो जाएं, जैसे कि आपके साथ कुछ हद तक सपनों में होता है, और निक के साथ हुआ बिना किसी हद के बेहोशी में। टॉप डाउन प्रिडिक्शंस को अब रोकने वाला कोई नहीं। अब तो ये सीढ़ियां चांद तक भी जा सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सपने जैसी वाइल्ड इमेजिनेशन तो ठीक है, पर सुबह उठकर आप अपने सपने को कभी सच्चाई का टैग नहीं देते। कभी कभी तो सपने में ही पता चल जाता है कि ये बस एक सपना है। तो निक इस नकली जिंदगी को क्यों नहीं डिसमिस कर पाया बेहोशी से उठकर? इसकी वजह ये है कि सपने में भी आपके दिमाग का रियलिटी फिल्टर काम कर रहा है। इस रियलिटी फिल्टर का नाम है वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर आपकी कॉन्शियसनेस एक वीआईपी क्लब है तो इसको आप समझ लो कि ये इस क्लब का बाउंसर है। हर एक्सपीरियंस और मेमोरी को ये चेक करता है ऑथेंटिसिटी के लिए 200 से 300 मिलीसेकंड में, आंखें झपकने से भी कम समय में। अगर आपकी कोई रियल थॉट आती है तो बाउंसर बोलता है कम ऑन इन, और अगर कोई डे ड्रीम है जैसे लॉटरी जीत के आप कौन सा आइलैंड खरीदोगे तो बाउंसर बोलता है तुम दफा हो जाओ। पर कई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स में इसकी फंक्शनिंग बंद हो जाती है। अब आपका अगर बाउंसर ही नॉकआउट हो गया तो दरवाजा अब हर ख्याल के लिए खुला है। कोई भी कैसा भी ख्याल अब सच बन के दर्ज हो सकता है, और ये कंडीशन जन्म देती है कॉन्फैबुलेशन को। कॉन्फैबुलेशन एक ऐसा डिसफंक्शन है जहां आपका दिमाग सच और झूठ में फर्क करने की क्षमता खो देता है। तो नकली जिंदगी और उसे सच मान लेना समझ गए। अब सवाल आता है कि कुछ मिनट्स में एक दशक कैसे? इसकी वजह है सब्जेक्टिव टाइम डायलेशन। आपके दीवार पे लगी घड़ी और दिमाग की घड़ी एक नहीं होती। मैथ्स के 30 मिनट का लेक्चर घंटों जैसा क्यों लगता है? वीडियो गेम्स में घंटे मिनट्स में क्यों गुजर जाते हैं? आपका दिमाग वक्त को दीवार की घड़ी से नहीं, अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग से मापता है। ये प्रोसेसिंग कंट्रोल होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिंपल भाषा में केमिकल्स जैसे कोर्टिसोल, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। जितनी ज्यादा केमिकल एक्टिविटी उतनी तेज प्रोसेसिंग। जब दिमाग खतरा महसूस करता है तो उसका वार्निंग सिस्टम एमिगडाला इन केमिकल्स को बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज करता है। ये उसका सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। दीवार की घड़ी में कुछ मिनट्स बीते होंगे और अंदर जो आपका दिमाग बनाना चाहे, एक दिन, एक साल या पूरा दशक। अगले 3 साल तक निक ने डिप्रेशन महसूस किया, थेरेपी ली, अपने परिवार का शोक मनाना जो कभी था ही नहीं। क्या ये पॉसिबल है? शॉर्ट आंसर हाँ। हमारे एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे दिमाग के न्यूरॉन्स फायर करते हैं और न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। ये पाथवेज हमारे दिमाग के वो रास्ते हैं जो आपको किसी भी जज्बात तक लेके जाते हैं। खुशी, डर, उम्मीद, दर्द।
कभी बचपन के फेवरेट गाने को सुन के सुकून महसूस होता है, भले ही आज वो इररेलेवेंट हो। कभी ड्राइव करते हुए सड़क के साइड पर सफेद साड़ी में औरत दिख जाए तो डर महसूस होगा और नजरें उसके पैरों की तरफ जाएंगी कि कहीं उल्टे तो नहीं। ये सब ट्रिगर्स हैं, छोटी छोटी चीजें जो पाथवेज के न्यूरॉन्स को फायर करके आपको एक या एक साथ बहुत सारे जज्बात महसूस कराते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट की दुनिया में एक कहावत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। रियलिटी फिल्टर बंद होने की वजह से ये रास्ते निक के दिमाग में अब बन चुके थे। अब सच या झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रास्ते फिजिकल थे और उनसे महसूस होने वाला गम रियल। आज भी आंखों के कोने से उसे अपना बेटा दिखाई देता है। निक खुद भी ऑब्जर्व करता था कि उसके बेटे की उम्र सालों साल बढ़ती ही नहीं, वो रियल नहीं हो सकता। अब उसे सच का एहसास था, पर ये ट्रिगर्स और पाथवेज अपना काम करते रहे। वो जो महसूस कर रहा था उसे न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं नॉन फाइनाइट ग्रीफ। शोक उन चीजों का जो कभी हुई ही नहीं। आप शोक मनाते हो उस प्रमोशन का जो आपको कभी मिला ही नहीं। मैं अपना चैनल देख के शोक मनाता हूँ उन सब्सक्राइबर्स का जो मुझे कभी मिले ही नहीं। बस निक के केस में ये 100 गुना एम्पलीफाइड था, एक पूरा परिवार। उसके केस में डिप्रेशन की एक वजह और थी जिसे न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं ऑन्टोलॉजिकल शॉक। जब सच्चाई की बुनियाद हिल जाए और खुद के दिमाग से भरोसा उठ जाए। ये शॉक झेल चुके लोग अक्सर अपने आप को हर छोटी सिचुएशन में ये सवाल करते हैं कि ये सच है या फिर सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम। ये उनकी हर पल की लड़ाई है अपने खुद के दिमाग के साथ। अब ये सब सुन के लगता है जैसे कोई मॉडर्न एज थ्रिलर, तो सुनो कहानी माया की हमारी हिंदू मिथोलॉजी से। नारद मुनि और विष्णु भगवान एक जंगल से जा रहे होते हैं और नारद अभिमान करते हैं कि वो माया को समझते हैं और उसके परे हैं। विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं जरा उस तालाब से हमारे लिए थोड़ा पानी ले आई। नारद तालाब की तरफ जाते हैं और एक किनारे पे देखते हैं एक बहुत ही आकर्षक महिला को। उनको देखते ही प्यार हो जाता है। महिला के पिता का आशीर्वाद लेके नारद उनसे ब्याह करते हैं, फिर बच्चे होते हैं। एक खूबसूरत घर में खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं, पर एक दिन बहुत ही भीषण बाढ़ आती है। नारद की आंखों के सामने बाढ़ पूरा घर तहस नहस करके उसे अपने साथ बहा ले जाती है और साथ में पूरा परिवार। नारद इस शोक में अपने घुटनों पे गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी एक आवाज जैसे तूफान को चीरकर उनके कानों पे पड़ती है, नारद हमारा पानी कहाँ है। एक ही पल में नारद वापस उसी जंगल में होते हैं। सामने खड़े होते हैं विष्णु, चेहरे पे एक मंद सी मुस्कान। ये कहानी कुछ सुनी सुनी लगी। ये इकलौती ऐसी प्राचीन कहानी नहीं है। ऐसी प्राचीन माया की कहानियां हर सभ्यता में मौजूद है। शायद इसीलिए हम बचपन से सुनते आए हैं सब मोह माया है। क्या पता वो सच ही हो। जरा अपने आसपास रखी चीजें देखो, अगर कोई लैंप है तो अब भी ठीक दिख रहा है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फोक्स। सुबह के 3 बज गए हैं। मेरा लैंप गलत दिखने लग गया है। बहुत हुई ओवर थिंकिंग, मैं चला सोने।